नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज मैं आपके सामने क्लास 10th का मैथ्स का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। जो आपका गणित का पेपर था, उसी गणित के पेपर का मैं पूरा सॉल्यूशन यहां पर बताऊंगा। तो आप पूरे क्वेश्चनों को मिलान कर ले, कितने आपके सही है और कितने गलत है। यानी इस वीडियो के माध्यम से आप सिर्फ अपने क्वेश्चन आंसर को पूर्ण तरीके से मिला सकते हैं, कितने विकल्प आपके सत्य है और कितने असत्य है, या कितने आपने सही करे और कितने गलत करे। इन सब चीज़ों को आप इस वीडियो के माध्यम से मिला सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसका सबसे पहला विकल्प आपके सामने आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें भी आप नंबर 1 देखेंगे, HCF 91 कॉमा लगा 21, यानी 91 और 21 का हमें HCF बताना है। हमारे पास 4 विकल्प यहाँ पर दिए हुए, 91, 13 और 21 और 12। तो ये चारों जो विकल्प दिए हमारे पास ये चारों आंसर गलत है। जबकि 91 और 21 का अगर हमें HCF निकाले तो हमारा 7 आंसर आएगा, और 7 इसमें दिया नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है, मतलब इसमें मिसप्रिंट है, यानी गलत छपा हुआ है इसके आंसर। तो इसके आपको 1 नंबर आपको आसान तरीके से मिल जाएगा, यानी सभी स्टूडेंट को 1 नंबर यहाँ पर बोर्ड द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि ये गलत ऑप्शन इसमें छपे हुए हैं। ठीक है, और यदि अगर होता है इसका आंसर तो कितना आएगा, 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर लिखा है, समीकरण निकाय x + 2y + 5 बराबर 0, और उसके आगे लिखा है -3x - 6y + 1 बराबर 0 का हल होगा। तो यदि हम इसको हल करके देखा तो इसका सही आंसर है कोई हल नहीं। यानी हम इसको शर्त लगाएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब शर्त लगाएंगे तो हमें क्या आंसर प्राप्त हो जाएगा, कोई हल नहीं की शर्त हमें इस टाइप का हमें आंसर प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, कोई हल नहीं। इसका फिर अगले देख ले, 30 नंबर का लिखा, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांकों का योग होगा। तो शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए, -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a हो जाता है। तो ये हमारा कौन सा आंसर सही होगा, -b/a, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद फिर अगला देख लेते हैं हम, द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 बराबर 0 विभक्ति कर का मान होगा। तो विभक्ति कर का मान होता है, विभक्ति कर का सबसे पहले हम तो सूत्र लिख लेते हैं। विभक्ति कर का सूत्र होता है d = b² - 4ac। तो इस सूत्र में जब हम मान रखेंगे तो हमारा आंसर निकल के जाएगा 0। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला देख लेते हैं, 5वें नंबर का, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा, हम कोई वृत्त है उस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो उसकी संख्या कितनी होगी, 1। यानी हम एक वृत्त पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, चाहे भले किसी भी साइड से खींचे, लेकिन एक ही स्पर्श रेखा खींच पाएंगे। फिर इसी प्रकार अगला देखते हैं क्या हो रहा है, बिंदु कोष्ठक में 0,5, फिर कोष्ठक बंद करके एवं -5, 0 कोष्ठक बंद करके बीच की दूरी होगी। तो यदि हम अब सूत्र लगाएं और इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 5√2। ये बिल्कुल राइट आंसर है। आप भले करके देख ले तो अब कोई भ्रमित में ना रहे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 5√2, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलेगा, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आए तो इसमें पहला नंबर हम देखते हैं, HCF कोष्ठक में लिखा रहा a, b, फिर इंटू करके लिखा रहा LCM, फिर कोष्ठक में a, b। तो हमें बराबर करके यहाँ पर बताना है, खालिस्तान में दिया है। तो आपको खालिस्तान में लिखना a × b। क्या लिखना है आपको, a × b इसका आ जाएगा। a × b का मतलब ये हुआ कि जो HCF × LCM होता है बराबर वो होता है पहली संख्या × दूसरी संख्या। तो यहाँ पर पहली संख्या यहाँ पर a दे रखा और दूसरी संख्या ने b दे रखा, क्योंकि दोनों में देखिएगा आप, यहाँ भी है यहाँ भी b। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, a × b, या आप चाहे तो a भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर का देखें कि समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 तब y, तो y का मान हमारा 5 होएगा। कितना आएगा, y का मान 5। यदि हम इसको सोल्व करें कि x के स्थान पे यदि हम 3 लिखें, तो यहाँ पर x के स्थान पे अगर 3 लिखेंगे, 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, y का मान हमारे पास 5 निकल कर आ जाएगा। इस बार अगला देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि एक बहुपद जिसकी घात 3 हो। तो देखिएगा, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो तो उसको कहते हैं त्रिघात बहुपद। तो इसमें बहुपद तो लिखा है, सिर्फ आपको त्रिघात लिखना है। तो मैंने ये लिखा है, अगर नहीं दिखा तो आपको डबल से लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, त्रिघात। तो ये लिखेंगे त्रिघात, ऐसे लिख देना आपको। ठीक है, ये त्रिघात आपको लिख देना, और बहुपद इसमें लिखा ही रहे। ठीक है,
ये बिल्कुल सही आंसर। और यदि एक बहुपद जिसकी घात 3 हो, अगर 3 की जगह घात अगर 2 होता तो क्या कह देते हम, द्विघात कह देते उसको। और अगर घात 1 होती तो उसको कहते हैं रेखिक, कह देते हैं रेखिक बहुपद। यानी जिस पे घात 1 होती है उसको रेखिक बहुपद कहते हैं, जिस पे 2 घात होती है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिस पे 3 घात होती है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्लियर है। देखिए चौथा देखते हैं हम क्या लिखा है। यदि प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी हो तब एन व पद का यहाँ पर हमें सूत्र लिखना था। एन व पद का सूत्र क्या है देखिएगा यहाँ पर लिखा है, और नहीं तो मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। तो एन व पद का सूत्र हम लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे एन बराबर, ठीक है, फिर लिखेंगे ए प्लस कोष्टक में n-1 और यहाँ पर डी लिख देंगे। तो ये हमारा सूत्र होता है, सूत्र आपको लिखना था। ठीक है। इसके बाद फिर पांचवा देखते हैं हम क्या कह रहा है। प्रत्येक वर्ग खालिस्तान होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं, समरूप। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, समरूप आपको लिख देना है, नहीं तो आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं सम और रूप, ऐसा आपको लिख देना है। क्या लिखना है, समरूप लिखना है। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला लिखा है एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह खालिस्तान रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, छेदक रेखा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्या कहलाएगी वो, छेदक रेखा। फिर उसके बाद में अगला लिखा है त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर लिखा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो इस प्रकार ये आपके रिक्त स्थान बिल्कुल कंप्लीट हो गए। चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा अब हमें अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा रहा, सही जोड़ी मिलान करना है। तो सही जोड़ी मिलान करना है, तो जोड़ी मिलाने का मैंने आपको तरीका बताया था, जो सबसे पहले आपको पक्का याद है उसको हम मिलान करी थी। मैंने मिलाया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। पर मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया, और मैंने आपको जोड़ी का एक स्पेशल वीडियो बनाया था जिसमें 2010 से लेके आज तक की जितनी भी जोड़ी आई वो सभी मैंने उसमें बताई थी। तो उसी के आधार पर यहाँ पर जोड़ी दी गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला, जबकि मैंने मिला दिया। यानी हम क्या लिखेंगे, रूट के अंदर अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आया तो हमें क्या लिखना है, मात्र साइन थीटा लिखना है। इसी बार इसके ऊपर का देखिए, रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो हम इसका क्या मिलान करेंगे, ये वाला मिलान करेंगे, मतलब सेक थीटा मिलान करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार देखा जाए, सबसे पहले हमें साइन थीटा का मान पता है। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और कोस उसका उल्टा होता है, मतलब क्या होता है 1। कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, ये 1 होता है, हम ये ऐसे कह सकते हैं। इसके बाद में हमें पता है कि कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा का मान होता है 1 अपॉन सेक थीटा। कोस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। तो हमने इससे इसको मिला दिया। और इसके बाद में लास्ट होता है सेक कोष्टक में 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये होता है हमारा कोसेक थीटा। तो हमने इसको इससे मिला दिया, कोसेक थीटा से मिला दिया। और ये जो आपका लास्ट है वो एक्स्ट्रा में दिया है, इसको कोई मिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार ये जोड़ी भी आपकी कंप्लीट हो गई है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन आया आपका, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में, एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। तो पहला हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है कि यदि ए बराबर बी क्यू तो ए एवं बी में क्या संबंध है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो इसको आप अच्छे से देख ले। इसमें लिखा बी कोमा लगा के ए का एक गुणनखंड है, तो यही इसमें संबंध है। यानी बी जो है वो ए का क्या है, एक गुणनखंड है, ये इसमें संबंध है। तो ये आप इससे लिख लेना। सेकंड पर लिखा है यदि ए कोमा बी और सी वास्तविक संख्या है और ए नॉट इक्वल 0 तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा। कौन से रूप का होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा, ये ऐसा आपको लिख देना है। फिर इसके बाद में फिर लिखा है अगला क्वेश्चन, अगर हम देखें क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। तो समकोण त्रिभुज जो प्रमेय होती है उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय ही समकोण त्रिभुज में लगती है। ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। फिर अगला हम चौथा देखें कि मूल बिंदु कोष्टक में लिखा x, y की दूरी लिखो। तो दूरी का हम जो सूत्र लगाते हैं वही सूत्र आपको यहाँ पर लिख देना। क्या लिखा है, रूढ़ के अंदर लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस ये दूरी का सूत्र होगा। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए कि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बहुलक कहलाता है। इसके बाद फिर अगला देखिए, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है आपके 0, और संभव घटना की, या जिसको हम कह सकते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0। तो कोष्टक में 0 लिख रखा था, आपको या तो 0 लिख दे या हिंदी में 0 लिख दे। ठीक है। फिर इसके बाद में अगला लिखा है P, फिर कोष्टक में E प्लस फिर P कोष्टक में E बार का मान होगा। इसका मतलब ये हुआ एक घटित होने वाली घटना और एक घटित नहीं होने वाली घटना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका 1। यानी कहने का मतलब ये कि संभव व असंभव घटनाओं का योग क्या होता है, 1 होता है। तो इसके आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1। तो आप हिंदी में 1 लिख दें या ऐसे
गिनती में लिख दे, कैसे लिख दे, बात एक ही, है ना, शब्दों में लिख दे या अंकों में लिख दे, बात एक ही, किसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये एक वाक्य में उत्तर भी हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य छांटकर आपको लिखना है। पहले नंबर का देखते हैं, एक्स कोष्टक में x-1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है, तो ये सत्य का सत्य है, तो ये आपका सत्य देख लीजिए, मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्या है ये, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में सेकंड देखते हैं, समांतर श्रेणी 10 7,4 डेडेश का 10वां पद -17 है, तो हमें ये बताना है क्या इस श्रेणी का पद जो हम आंसर आएगा, इस श्रेणी का 10वां पद क्या -17 होगा। तो हम यदि इस सवाल को अगर करके देखें तो हमारा ये बिल्कुल सत्य है, मतलब सही है, तो इसका यानी -17 ही इसका आंसर निकल के आएगा, तो इसको आप लगा देना सत्य। ठीक है, फिर इसके बाद 30 नंबर देखते हैं हम, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो ये सत्य का सत्य, तो ये आपका असत्य, यानी समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होना आवश्यक नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी बराबर होगा जब त्रिभुज किस टाइप के होंगे, समबाहु त्रिभुज होंगे, यानी समबाहु यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर होगी, उसका क्षेत्रफल ही बराबर हो सकता है, बाकी नहीं। अगला लिखा है, शंकु का आयतन बराबर लिखा है πr² h है, तो ये आपका असत्य है। शंकु का आयतन का सूत्र ये नहीं होता है। ठीक है, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr² होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला देख लेते, पांचवा लिखा है अर्ध गोले का आयतन, तो अर्ध गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, इसमें दिया 4/3 πr², तो ये गलत है, मतलब ये असत्य है, क्योंकि अर्ध गोले का आयतन ये नहीं होता, अर्ध गोले का आयतन 2/3 πr³ होता है ना। इसके बाद फिर अगला देख लेते हैं, क्या लिखा है, 3 माध्यिका बराबर बहुलक +2 माध्य, ये आपका बिल्कुल सत्य है, यानी यहाँ पर सही दिया है ना। हालांकि ये माध्य का कन्फ्यूज करने के लिए माध्यिका दे दिया, लेकिन माध्यक ऐसा छपा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ये सवाल आपका 2 नंबर में पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जो अथवा करके सवाल दिया है ये बिल्कुल सरल सवाल, जो कि आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, अच्छा सवाल है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक होंगे, तो ये भी बिल्कुल सरल सवाल है, और इसके अथवा में दिया ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 है, यानी योगफल का मान भी 1 और गुणनफल का मान भी 1 दे रखा। तो कुछ नहीं, वेरी सिंपल है, हम सूत्र लगा लेंगे, सवाल हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला देखें क्या है कि AP बराबर -5, -1, -3, 7 करके के लिए प्रथम पद DA और सार्वंतर D लिखिए। तो आपको प्रथम पद A और सार्वंतर D लिख के बताने में बिल्कुल सिंपल है। तो आपका A, प्रथम पद A यानी -5 हो जाएगा, ये तो प्रथम पद हो ही गया आपका। अब इसमें D लिखना है, सार्वंतर निकाला। सार्वंतर क्या निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देते हैं, वो हमारा सार्वंतर हो जाता है ना। तो इस टाइप से इसमें आंसर भी आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर अथवा करके यहाँ पर दे रखा कि यहाँ पर दिया है AP 21 फिर 18 15 का कौन सा पद -81 यानी 81 है। तो इस सवाल को भी बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, सरल है, दोनों सवाल सिंपल थे। चलिएगा देख लेते हैं आगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित आकृतियाँ समरूप है या नहीं। समरूप का मतलब वो देखने में एक जैसी लगे, तो हमें बता देना है। तो A नंबर का अगर देखा जाए तो दोनों समरूप आकृतियाँ नहीं, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसी नहीं लग रही। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए देखा जाए तो ये दोनों आकृतियाँ समरूप है। लेकिन इसके अथवा में हमारे पास और भी सिंपल दिया है, तो हम इसको देख लेते हैं। क्या देखा है, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते यदि नंबर 1 उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, है ना। वैसे यहाँ पर 2 ऑप्शन हमें दिए हुए, तो इसके आधार पर मैंने लगाया यहाँ पर बराबर, और अगला लिखा है नंबर 2 पे उनके संगत भुजा क्या होने, समानुपाती होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा समानुपाती, है ना। ये लिख दिया बिल्कुल सिंपल तरीके से, यानी ये आसान तरीके से हो जाएगा, ऊपर से भी शानदार है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु कोष्ठक में दिया -1 7 और उसके बाद में दिया है 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल है, 2 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आराम से कर सकते हैं। वैसे इसके अथवा में जो सवाल दिया है वो भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है, ये थोड़ा सरल रहेगा, है ना। आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, क्या लिखा है, बिंदुओं को A कोष्ठक 5
फिर कोमा 2, फिर बी कोष्टक में 4 कॉमा 7, फिर सी कोष्टक में लेकर 7 कोमा -4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर अथवा में यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है, के का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो संरेय की भी है। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, के का मान वेरी IMP हमने बताया था, तो ये सवाल परीक्षा में आ चुका है, बिल्कुल अच्छा सवाल है ना। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखिए, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी काफ़ी सरल सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आपने अच्छे से कर लिया हुआ। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर एक सवाल और दिया था कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A डॉट cos A बराबर 1। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल है, जो कि IMP सवाल हमने बताया था। चलिएगा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर का, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें पाई का मान यहाँ पर दे दिया, लेकिन इससे सरल काफ़ी ज़्यादा सवाल ये अथवा में दिया। देखो बहुत ही सिंपल सवाल है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण आंतरित करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात करो। कुछ नहीं करना था, इसमें थीटा का मान हमें पास दिया है और आर त्रिज्या का मान 21 दिया है। आपको चाप की लंबाई का सूत्र लगाना है। चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 × 2πr। बस इस सूत्र में आपको मान रखना था, बिल्कुल सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि असंभव घटना की परिभाषा लिखिए। आपको असंभव घटना की परिभाषा लिखना है और अथवा में यहाँ पर दिया था कि प्रारंभिक घटना की को परिभाषित कीजिए। तो असंभव घटना बिल्कुल आपने अच्छे से पढ़ा है। तो ये असंभव घटना की प्रायिकता बिल्कुल सिंपल है, यानी इसकी परिभाषा असंभव घटना की प्रायिकता यानी असंभव घटना की जो परिभाषा है बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से लिख सकते हैं। क्योंकि संभव और असंभव की घटना की तो आपको याद होना चाहिए था और बिल्कुल सिंपल थी ये परिभाषा, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता परिकल्पित कीजिए कि एक इक्का नहीं है। तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल था 2 नंबर का, और इसके अथवा में ये भी बहुत ही आसान सवाल था, जो कि हमने काफ़ी अच्छे से इसको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट इस सवाल को बताया था और ये परीक्षा में आ चुका है ना। फिर इसके बाद में अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² + x - 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके मूल आपको ज्ञात करना था। आप चाहे तो गुणनखंड विधि से इसको कर सकते हैं और आप चाहे तो सूत्र विधि से भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। फिर अथवा यहाँ पर दिया है कि द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति हम कैसे पता करेंगे? तो इसमें हम डी का सूत्र लगाएंगे, यानी विभक्तिकरण का सूत्र लगाएंगे, d = b² - 4ac। इस सूत्र मान लगा लेंगे। डी का मान जैसा हमें प्राप्त होगा उसके आधार पर हम बता देंगे कि मूलों की प्रकृति किस टाइप की होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, AP 3, 8, 13, 18 डेडेश करके का कौन सा पद 78 होगा। तो कौन सा पद 78 होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है। ए का मान, डी का मान आप सब निकाल सकते हैं। तो इसमें भी आपको बहुत अच्छे से बता देंगे ना कौन सा पद रहेगा, 5वां रहेगा, 6वां रहेगा, 7वां का, 8वां, जो भी पद रहेगा आप उसका सूत्र लगा के आप कर सकते हैं। फिर अथवा में यहाँ पर एक क्वेश्चन और उन्होंने दिया है कि यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 5, ये बिल्कुल IMP क्वेश्चन था जो कि हमने बताया था और ये परीक्षा में आ चुका, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB = AE/AC होगा। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान था, जो कि हम बता चुके थे, IMP इसको हमने बताया था, ये परीक्षा में आ चुका है ना। फिर इसके बाद में अथवा में देखें, इसके अथवा में क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न भुजाओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो ये ज़्यादा वो विशेष नहीं था, ये बिल्कुल आप आसान तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल था। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रित वृत्त के केंद्र बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। तो ये हमें सवाल करके बताना था। इसके अथवा में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या की पर लंब होती है। तो ये एक प्रमेय है, बिल्कुल एक सरल है, सिंपल है, यानी इसको आप आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल थी है। वैसे ऊपर का सवाल भी हमने बताया था, लेकिन दोनों में से आपको जो सरल लगे वो कर सकते थे, लेकिन ये सवाल ज़्यादा बेस्ट है और अच्छा है।
इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो 4 नंबर सवाल आता है, हर साल आता है और ये आ चुका है, जो कि हमने इंपोर्टेंट बताया था। फिर इसके अथवा में एक और दिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का प्रतिस्थापन विधि, यानी एक विलोपन और एक प्रतिस्थापन विधि से निश्चित सवाल आता है। तो सवाल आ चुका है और सिंपल था, हमने बताया था। इस बार 21वें नंबर का देखिए, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए जो, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा प्रथम त्रिभुज की भुजा संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो ये सवाल बिल्कुल अच्छा सवाल था, जो कि आसान था और आपने कर दिया। और इसी टाइप से अथवा में यहाँ पर एक सवाल और दे दिया इसी प्रकार से, एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी ये दोनों सवाल ही बहुत अच्छे सवाल थे, दोनों में से शायद आपने कर दिए होंगे और अच्छा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो दिया 22वें नंबर का, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों के जूस देता है। तो ये जो सवाल था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जो कि हमने नहीं बताया था, परंतु इसके अर्थों में जो सवाल है, ये सवाल देखिए मॉडल बनाने वाले। तो ये सवाल जो ज़रूर है आपका अभी जो प्री बोर्ड एग्जाम हुई थी उसमें आया था। तो इस सवाल को हम पहले ऑफलाइन में बता चुके थे हम, हालांकि ऑनलाइन में नहीं बताया था, लेकिन ऑफलाइन में इस सवाल को हमने बता दिया था। ये सवाल हमारा फंस चुका है, यानी ऊपर वाला सवाल हमने नहीं बताया था, लेकिन बट अथवा वाला ये सवाल जरूर हमने बता दिया था, जो कि आ चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आता है इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो ये जो सवाल है, ये वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल था, जो कि हम बता चुके थे कि ये IM पे सवाल है जो परीक्षा में आएगा। फिर इसके अथवा में जो सवाल दिया है कि नीचे दिए हुए बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपरोक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों की माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये माध्य का जो सवाल है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट था, जो कि हम पहले बता चुके थे। तो वैसे देखा जाए दोनों सरल है, दोनों आसान तरीके से हो सकते हैं। तो जो भी आपने अच्छा किया कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से जो भी आपने किया होगा उसका नंबर आपको फुल फॉल मिल जाएगा, क्योंकि सरल सिंपल सवाल था। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस पेपर का सॉल्यूशन बताने का प्रयास किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हो सकता है अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।